हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, संविधान का हमारा अगला टॉपिक है प्रस्तावना। कौन सा दोस्तों? प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ने से पहले हम लोग प्रस्तावना की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके सामान्य परिचय। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अर्थात स्रोत। स्रोत कहाँ से लिया गया बाबू? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? लिखो दोस्तों, अमेरिका से। कहाँ से बाबू? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा क्या है बाबू? प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा कहाँ से लिया गया है? लिखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से बाबू? ऑस्ट्रेलिया से। लिखो बाबू, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया बाबू? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा लिखो बाबू आगे। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, ये तीन शब्द कहां से लिए गए हैं बाबू? सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय। प्रस्तावना में प्रयुक्त सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय कहां से लिया गया है बाबू? लिखो, ये लिया गया रसिया से। कहां से बाबू? रूस से। लिखो, रूस से। कहां से लिया गया बाबू? रसिया से। सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय कहां से लिया गया है? रसिया से। अगला लिखो बाबू, इसी में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये तीनों शब्द कहां से लिया गया है बाबू? लिखो, फ्रांस से। कहां से बाबू? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। देखो, स्रोत क्या है, मतलब प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है बाबू? अमेरिका से। प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से बाबू? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय कहां से लिया गया है बाबू? रूस से लिया गया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता शब्द कहां से लिया गया बाबू? फ्रांस से लिया गया। और देख लेते हैं बाबू प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? प्रस्तावना कब प्रस्तुत हुआ था बाबू? प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत हुआ? पास कब हुआ बाबू? पास कब हुआ? देखो, प्रस्तुत हुआ था और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ये भी देख लेते हैं। देखो, प्रस्तुत कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। कब बाबू? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। पास कब हुआ बाबू? लिखो, 22 जनवरी 1947। कब बाबू? 22 जनवरी 1947। देखो, पेश कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत हुआ? 13 दिसंबर को। बाबू, पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भाई साहब, प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। लिख लो, उद्देश्य प्रस्ताव। चाहे उद्देश्य प्रस्ताव आए चाहे प्रस्तावना आए, दोनों का मतलब एक ही है। उसके अलावा बाबू, अगर जब पास हुआ तो क्या हुआ? अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग बन गया। ठीक है दोस्तों, जब प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर को, 22 जनवरी को पास हो गया और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सारे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। और इसी के साथ और एक पॉइंट आप लिख लो कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है? चलो अच्छा, पहले तो इतना लिख लो, तो उसके बाद करते हैं। बिल्कुल हो सकता है, संविधान संशोधन हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी, यहीं पे आप लोग, चलो इसी के साथ ही लिख लो। देखो, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो लिख लो, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो लिखो जवाब बाबू, हाँ। लिखो हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये प्रूफ कब हुआ बाबू? जैसे लिखो उदाहरण के तौर पर। उदाहरण क्या? वो तो लिखना ही है, लेकिन अभी ही लिख लो। जैसे देखो, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लिखो 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा बाबू? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष अखंडता। कौन सा शब्द बाबू? पंथ निरपेक्ष अखंडता। यह शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 कब जोड़ा गया था बाबू? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है? तो पहला जवाब आपका होना चाहिए कि हाँ। और दूसरा बाबू कि कब हुआ था? प्रस्तावना में संविधान संशोधन कितनी बार हुआ? तो एक बार। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? तो लिखो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 3 शब्द कब जोड़े गए थे बाबू? प्रस्तावना में बाद में। और ध्यान देने वाली बात है, अब अगर आपसे पूछें क्या बताओ मूल संविधान में कौन सा शब्द नहीं था? तो मूल संविधान में ये नहीं था, ये नहीं था और ये नहीं था। अर्थात समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं था, सॉरी मूल प्रस्तावना में नहीं था। ये आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया बाबू? 1976 में ये जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना। और हमारा प्रस्तावना कब बना था? 22 जनवरी 1947 को। जब हमारा मूल प्रस्तावना बन रहा था तो उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। ये ध्यान देने वाली बात है। तो पूछेगा कि बताओ प्रस्तावना में बाद में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो लिखना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बताओ मूल संविधान में मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो ध्यान देना है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बाद में प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ? एक बार। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये था हमारा सामान्य परिचय। और बाबू लिखो क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? लिखो क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो जवाब लिखो नहीं। जवाब में लिखो बाबू नहीं। क्या लिखना है जवाब में? नहीं। अर्थात अगर आपको लगता है कि हम प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं तो नहीं। जैसे आपका जो मूल अधिकार है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जाते हो? न्यायालय। लेकिन अगर प्रस्तावना में लिखा कोई शब्द अगर नहीं होता है बाबू पूरा, तो आप भाई साहब न्यायालय में नहीं जा सकते। अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। तो मूल अधिकारों का तो बात आपको समझ में आया कि जब आपकी स्वतंत्रता हनन होता, कोई आपको रोकता है बोलने से, कहीं आने जाने से, कहीं व्यापार करने से, तो कहाँ चले जाते हो? न्यायालय। लेकिन भाई साहब अगर जो प्रस्तावना में जो चीजें लिखी गई हैं उस आधार पे अगर न्यायालय में जाओगे और कहोगे कि न्यायालय महोदय, सुप्रीम कोर्ट महोदय, हाई कोर्ट महोदय, हमारे ये चीज हमको नहीं मिल पा रहा, तो न्यायालय कहेगा ना ना बाबू यहाँ मत आओ, क्योंकि न्यायालय में प्रस्तावना को कोई भी लीगल राइट नहीं प्राप्त हो। अर्थात प्रस्तावना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है आपको दिलाने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लिख लेना ये पूरा कि क्या न्यायालय इसे परिवर्तनीय कर सकता है, अर्थात कुछ दिला सकता है? क्या प्रस्तावना में लिखे चीज़ों को आपको मिल सकता है? तो बिल्कुल जवाब नहीं है। ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख लेना क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो लिखना जवाब नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा सामान्य परिचय। अब हम आते हैं प्रस्तावना में लिखे हुए चीज़ों के कुछ चीज़ें समझते हैं। एक बार प्रस्तावना का फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका। प्रस्तावना में जो भाषा प्रयोग हुई वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय कहाँ से लिया गया बाबू? रसिया से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है बाबू? फ्रांस से लिया गया। कहाँ से बाबू? फ्रांस से लिया गया। क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। प्रस्तावना में संविधान
संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार। कब हुआ? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। क्या प्रस्तावना में कुछ चीजें जोड़ी गई? हाँ बिल्कुल जोड़ी गई। क्या क्या प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया? तो लिखो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया। तो पूछेगा मूल संविधान में कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। बाद में क्या जोड़ा गया? तो यही जोड़ा गया। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रस्तावना में लिखे हुए चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये सामान्य परिचय था हमारा दोस्तों प्रस्तावना के बारे में। अब हम प्रस्तावना के मूल बिंदुओं पर समझते हैं कि प्रस्तावना में आखिर क्या क्या लिखा गया चीज़ें हैं और क्या क्या हमें इसमें समझने को मिलता है। अब देखो दोस्तों, एक्चुअली अब हमारा तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम आपको बता सके, इसकी वजह से हम पहले से ही आपको प्रस्तावना की सारी लाइनें यहाँ पर लिख रखे हैं। तो एक बार सरसरी नज़र में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान बनाने वाले कौन से लोग थे बाबू? भारत के लोग थे। कौन थे बाबू? संविधान का स्रोत क्या है? भारत के नागरिकों के द्वारा, ठीक है, भारत के लोगों के द्वारा। ये कहता है कि संविधान बताता है कि निर्माण करने वाली संस्था कौन थे? भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऐसे देखते हैं, भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखो ध्यान से दोस्तों, इसमें बहुत सारा शब्द है। हमने कहा ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उसके समस्त नागरिकों में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हो सकता है कि इस बात में बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, लेकिन हमारे सारे मेन चीज़ क्या हो गया? कवर। अब मेन चीज़ क्या है बाबू? हम लोग एक एक करके समझते हैं। हम भारत के लोग, अर्थात संविधान बनाने वाले कौन से लोग थे बाबू? भारत के लोग थे। अब देखो आगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहला शब्द क्या मिला बाबू? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला शब्द क्या मिला बाबू? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। देखते, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या बाबू? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो ध्यान से देखना है दोस्तों कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। एक दो चीजें देखते हैं। एक 1947 बीच में लिखते हैं, क्या? 1947। ये है 1947 और ये है 1947 के पहले और ये है 1947 के बाद। ये हैं अंग्रेज महोदय, ये हैं अंग्रेज महोदय और ये हैं भारतीय महोदय। आज़ाद भारत, कौन सा भारत है? आज़ाद भारत, आज़ाद भारत। देखो अब ये बताओ, क्या 1947 से पहले हम निर्णय अपने इच्छा के अनुसार लेते थे कि हमारे निर्णय को अंग्रेजों के द्वारा दिशा निर्देशित होता था? अंग्रेजों का वर्चस्व होता था हमारे निर्णय पर पहले वाले में। कब बाबू? अंग्रेजों के शासनकाल में। लेकिन 1947 के बाद चाहे हमें किसी देश के साथ संधि करना हो, किसी देश के साथ समझौता करना हो, किसी देश के साथ व्यापार करना हो, या अपने देश के अंदर हमें किसी प्रकार की राजनीति या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीति बनाना हो, तो क्या हम किसी से पूछते हैं कि हमारे सांसद लोग
सर्वसम्मति से जिन्हें भारत की जनता चुनी है वो नियम कानून बना लेते हैं। क्या आज हम किसी से या ब्रिटेन से अमेरिका से नियम कानून बनाने के लिए पूछते हैं? क्या उनका कोई हम पर दबाव है? नहीं। तो अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक फैसले और बाह्य फैसले लेने में क्या हैं? स्वतंत्र हैं। क्या है बाबू? आंतरिक एवं बाह्य फैसले लेने में आजाद हैं। क्या है बाबू? लेने में आजाद हैं। क्या है बाबू? आंतरिक एवं बाह्य फैसले लेने में आजाद हैं। तो ये क्या हुआ? 1947 के बाद, अर्थात हमारा संविधान जब लागू हो गया 26 पूर्ण रूप से कब हुआ बाबू? देखो, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रहे, हालांकि पहले ही पढ़ा रखा हूं, आप लोग देख लीजिए। तो पहला शब्द क्या मिला बाबू? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या मिला बाबू? पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी। दूसरा शब्द क्या है बाबू? समाजवादी। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। दूसरा शब्द है समाजवादी। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और दूसरा समाजवादी। क्या है बाबू? समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है, देखो, दो चीज होता है। समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे बाबू? कार्ल मार्क्स। अगर कार्ल मार्क्स की बात करोगे, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो संसाधन देश में है उस संसाधन पे किसका अधिकार होना चाहिए? राज्य का। राज्य मतलब सरकार का। किसका नियंत्रण होना चाहिए? सरकार का। लेकिन हमने जो समाजवाद अपनाया है वह कैसा समाजवाद है बाबू? लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या बाबू? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन सा समाजवाद बाबू? नेहरू और गांधी का समाजवाद। कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर कार्ल मार्क्स का समाजवाद होता तो इस देश में किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता। जो जिस घर में हम बना रहे हैं ये घर भी शायद हमारा नहीं होता, सरकार का होता। इस देश में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं प्राइवेट लोगों के द्वारा संचालित हैं, वो फैक्ट्रियां किसी प्राइवेट का ना होकर के किसका होता बाबू? राज्य का होता। लेकिन हमारे देश में प्राइवेट के साथ साथ बाबू सरकार की अभी सिस्टम चलता है। तो दोनों हम लोगों ने अपनाया है। तो हमारा समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमें जहां जहां जरूरत है समाजवाद अपनाने का वहीं पर हम क्या करते हैं? जैसे हमें गरीबी अपनाना है, गरीबी हटाना है, कुपोषण हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? महिलाओं के लिए काम करना, वृद्धों के लिए काम करना है। तो इसके लिए सरकार अलग से सिस्टम बनाती है, नियम कानून बनाती है। तो ये कैसा हुआ? समाजवादी विचार तो हुआ ना बाबू। हाँ, और अलग से भी सरकार की नीतियों के साथ साथ प्राइवेट भी अपना काम करते रहते हैं। तो हमारे देश में पूर्णतः समाजवादी विचारधारा नहीं है, बल्कि क्या है बाबू? लोकतांत्रिक विचारधारा है। हमारे सांसद लोग तय करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। उसके साथ हम गरीबी, बेरोजगारी, आपने देखा होगा कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू हम लोगों को राशन मिलता है। तो ये सब भी तो उसी समाजवादी विचारधारा के लक्षण हैं। लेकिन हमारा समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो ये ध्यान रखना, हमारा समाजवाद कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है। नहीं तो इस देश में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता। तो हमारे देश में हमारा समाजवाद किससे प्रेरित है? नेहरू और गांधी का जो समाजवाद था, विचार था, उसको हमने अपनाया। हमारा समाजवाद इसी वजह से कैसा समाजवाद है बाबू? लोकतांत्रिक समाजवाद। अगले शब्द की तरफ अगर हम बढ़े बाबू, तो समाजवाद के मतलब पंथ निरपेक्ष। क्या बाबू? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। अब देखो, पंथ मतलब क्या होता है और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या बाबू? हमारा राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, उसके अलावा बाबू राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय मुद्रा है कि नहीं बाबू? हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है बाबू? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सब तय है। पहले से ही हमारे संविधान में बताया गया है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, हमारा जलीय जीव क्या होगा, हमारी मुद्रा क्या होगा। सब तय है कि नहीं बाबू?
सब तय है कि नहीं बाबू। जैसे हमारा शेर, बाघ क्या है बाबू, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। हमारा जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। हमारा मुद्रा क्या है, रुपया। कभी सुने हो कि भारत देश का धर्म भी कोई है, हमारा धर्म कोई है, राष्ट्रीय धर्म कोई है क्या? राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म? राजकीय धर्म नहीं है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय जीव जलीय जीव डॉल्फिन है, डॉल्फिन है, पक्षी मोर है। सब तय है कि नहीं बाबू पहले से। लेकिन क्या राष्ट्रीय धर्म तय है? नहीं। अर्थात हमारे देश का, अर्थात हमारे सरकार के द्वारा कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं घोषित किया जाता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जैसे देखो, अगर उदाहरण के तौर पे देखें, श्रीलंका जानते ही हो बाबू, श्रीलंका, श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। क्या बाबू? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म धर्म। उसके अलावा पाकिस्तान, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, इन सब का राजकीय धर्म क्या है बाबू? इन सब का राजकीय धर्म क्या है बाबू? इन सब का राजकीय धर्म है इस्लाम, इस्लाम। ठीक है दोस्तों, इन सब का राजकीय धर्म इस्लाम है। श्रीलंका का बौद्ध है। लेकिन भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ये ध्यान में देना है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब ने तय कर रखा है कि राज्य का क्या धर्म होगा, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ तो सब पाकिस्तान, सऊदी अरब में तो सब कैसे हैं? इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। श्रीलंका में अधिकतर कैसे हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन भारत में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सारे धर्मों का संगम है बाबू। तो बताओ, किसी एक धर्म को कैसे राजकीय धर्म घोषित कर सकते हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इतने सारे धर्म जहां रहते हो, किसी एक धर्म को राजकीय धर्म कैसे घोषित किया जा सकता है बाबू? इसलिए हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। तो हमारे संविधान में क्या है बाबू? ये ध्यान देने वाली बात है बाबू। क्या है? क्या है बाबू? पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगला शब्द देखते हैं बाबू, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या होता है बाबू? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला देखते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक, अगला लिख लेते हैं गणराज्य। दो शब्द हैं, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। क्या बाबू? लोकतंत्रात्मक गण। अगर आपसे पूछें कि पंथ निरपेक्ष में अगर एक बात देखा जाए, प्राचीन काल से हम लोग क्या मानते आए हैं? क्या एक धर्म हमारा कभी था? नहीं। हम लोग कहते हैं, हमारा जो धार्मिक पुस्तक है वो भी कहता है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा थी सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की विचारधारा, उसको हमने संविधान में अपनाया, जिसे हम किस रूप में अपनाए हैं? पंथ निरपेक्ष। अर्थात पंथ निरपेक्ष को क्या कह सकते हो? सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए हम समान व्यवहार करेंगे, लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि हिंदुत्ववादी हिंदुत्ववादी, ओ भाई साहब मान लें कि भाई हमारा संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये सब आपको ध्यान में देने की बात है बाबू। ठीक है ना? ठीक है ना बाबू? अब लिखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है अंतिम सत्ता किसके पास होगी बाबू? जनता के पास। अंतिम सत्ता किसके पास है बाबू? जनता। क्योंकि जनता ही आपको क्या करती है? चुन करके भेजती है। जनता आपको चुनाव करती है, फिर सांसद लोग संसद में जाते हैं, फिर वहां पर नियम कानून बनाते हैं। तो अंतिम सत्ता लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जहां लोकतांत्रिक, लोक मतलब जनता का तंत्र। ठीक है ना? सिंपल सा मतलब है जनता का तंत्र। वैसे तो लोकतंत्र हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक मतलब अंतिम सत्ता जनता के पास होती है। ठीक है ना दोस्तों? गणराज्य का मतलब है, अब देखो गणराज्य का मतलब क्या होता है। अब गणराज्य देखो, समझने के लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, तो आपको समझाते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है दोस्तों।
अब गणराज्य में क्या होता है, तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र जनता द्वारा चुने हुए लोगों का शासन। ठीक है दोस्तों, जनता द्वारा चुने हुए लोगों का शासन। तो अंतिम सत्ता कौन होगा, जनता ही होगा, सिंपल सा मतलब है। गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र दोनों का मतलब सेम है। ठीक है ना दोस्तों, देखो गणराज्य। अब देखो ये ब्रिटेन है, ये है ब्रिटेन। कौन है बाबू, यूके। तो यूके में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, कौन, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। और ये है बाबू इंडिया। कौन है बाबू, इंडिया। और यहां का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष। हमारा राष्ट्राध्यक्ष, हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति, हमारे यहाँ कौन होता है, राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्राध्यक्ष क्या कहलाता है, राष्ट्रपति। और इनका राष्ट्राध्यक्ष क्या कहलाता है, राजा या रानी। क्या कहलाता है, राजा या रानी, जो भी हो। ठीक है दोस्तों, हमारा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति और इनका राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी। अब देखो पहले ब्रिटेन का समझते हैं। ब्रिटेन में क्या है बाबू, राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, वहां के राजा या रानी। अर्थात ये राजा मरेगा तो अगला राजा या रानी उनका पुत्र बनेगा, उनका पुत्र बनेगा। तो इनका जो पुत्र होगा वही फिर क्या बन जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष। जब ये इनका पुत्र मरेगा तो इनका जो वंश होगा वह बन जाएगा राष्ट्राध्यक्ष। फिर इनकी पीढ़ी जो अगली बनेगी वो बन जाएगा राष्ट्राध्यक्ष। तो क्या है, वंशानुगत क्रम है। क्या है बाबू, ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष का पद कैसा है, वंशानुगत। अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनेगा और जो राजा बनेगा वही क्या बन जाता है, राष्ट्राध्यक्ष। अर्थात हमारा जो राष्ट्रपति है उनका राजा या रानी है। अब हमारे यहाँ क्या सिस्टम, हमारे यहाँ राष्ट्रपति बाबू, इनका बेटा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है, बल्कि हमारी संसद जिसे तय करती है वो बनता है, जो हमारी सरकार तय करती है वो बनता। अर्थात हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है। अर्थात हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है। तो कह सकते हैं एक लाइन में कि गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। इसी वजह से भारत क्या है, संवैधानिक लोकतंत्र है। क्या बाबू, संवैधानिक। इसलिए भारत क्या कहलाता है, संवैधानिक लोकतंत्र। क्या बाबू, लोकतंत्र। क्या बाबू, संवैधानिक लोकतंत्र। और ब्रिटेन क्या कहलाता है, संवैधानिक राजतंत्र। क्या कहलाता है बाबू, संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, परिवर्तित हो जाएगा, हमारी सरकार जिसको तय करेगी वो बनेगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पर राजा रानी ही क्या बनते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इसी वजह से भारत को कहलाता है संवैधानिक लोकतंत्र और वहीं ब्रिटेन कहलाता है संवैधानिक राजतंत्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है बाबू। ठीक है दोस्तों, तो लिखो गणतंत्र का मतलब, आप समझ में आ ही गया होगा आप लोग को गणतंत्र का मतलब। अब लिखो, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, ना कि वंशानुगत रूप से। ना कि वंशानुगत होता है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब कि हम वंशानुगत नहीं है, हमारा राजा, हमारा राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है, बल्कि उसका क्या होता है, हमारे यहाँ चुनाव होता है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखो बाबू क्या है बाबू, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक हो गया, गणराज्य हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, अब देखो लिखने वाला चला गया, अब हमको क्या करना है, सामाजिक न्याय। सामाजिक कितने प्रकार का न्याय है बाबू, अब देखो, अब ध्यान रहो। अब पहली बात तो हम समझा दें आपको कि हमारे प्रस्तावना में कुल कितने न्याय की बात की गई है बाबू, तो ध्यान रहे, लगाते हैं टिक। देखो कितने प्रकार की न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो न्याय की बात कितनी की गई है, कितने प्रकार का न्याय है बाबू, कुल 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का न्याय है बाबू, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है, पहले समझ लो। उसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है, 1 2 3 4 5। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है,
ध्यान रहे बाबू, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रस्तावना की, मूल अधिकार वाला बात नहीं कर रहे हैं कि बाबू, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार की बाबू? 5 प्रकार के। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। तो लिखो 3 प्रकार के, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। दूसरा पॉइंट लिखो, हमारे संविधान में हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार के न्याय 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। हमारे प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब देख लेते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखो सामाजिक न्याय का मतलब है किसी को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारत के सभी नागरिकों के साथ। सामाजिक वाला बता रहे हैं, सामाजिक न्याय। देखो सामाजिक न्याय का मतलब भारत के समस्त नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा, समान अवसर उपलब्ध किया जाएगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई गरीब है तो उसके साथ अन्याय होगा। अगर कोई गरीब है, कोई दीनहीन है, समाज के दबे हुए लोग हैं, तो उनके साथ अधिकार नहीं मिलेगा, उनको अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को बाबू समान अधिकार मिला है। किसी को जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, महिला होने के नाते भेदभाव नहीं किया जाएगा, मेल या फीमेल ना हो अर्थात तृतीय जेंडर हो तो भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे संविधान में सामाजिक न्याय अर्थात समाज के सभी वर्गों के साथ समान अधिकार मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबके साथ समान न्याय मिलेगा। तो ये है बाबू हमारा सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक गतिविधियों में भारत के समस्त नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार दिया जाएगा। जितने भी, ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री खुलता है तो किसी एक जाति के लिए वो आरक्षित कर दिया जाए, किसी एक धर्म के लिए आरक्षित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए किसी भी आर्थिक गतिविधि में समान अवसर और समान अधिकार दिया जाएगा। यह है सामाजिक, आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, भारत के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात समस्त नागरिकों के लिए जो भी राजनीतिक अधिकार होते हैं उस देश के सभी नागरिकों को समान रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब समाज का कोई गरीब तबका है तो उसे राजनीति में आने से रोका जा सकता है, कोई चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जो भी राजनीति में अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार समाज के हर वर्ग को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, किसी अमीर को ही केवल चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, नहीं भाई साहब। हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव से संबंधित जितने भी अधिकार हैं भारत के हर नागरिक को, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे हमारे गांव के पप्पू हो। समझ में आया दोस्त? तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। उसके अलावा बाबू विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, भारत का हर एक नागरिक किसी भी विचार को अपना सकता है, चाहे वो वैज्ञानिक विचार हो, चाहे वो हमारे समाज के किसी भी तबके का विचार हो। आप विचार आता है उसे अभिव्यक्ति भी कर सकते हो, कोई भी विचार अपना भी सकते हो, ये आपकी आज़ादी है। आपके अंदर कोई विचार आता है कि भाई साहब ये नहीं, पंखा उल्टा घूमना चाहिए, तो आप बोल सकते हो, बेझिझक बोल सकते। आपके अंदर जो भी विचार है, आपका विचार हो, बाहर का विचार हो, आप किसी भी रूप में उसे स्वीकार कर सकते हो। आपके ये स्वतंत्रता है। आपके अंदर विचार आता है कि जो हमारी राजनीति है उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए, उसको परिवर्तित करने का ये तरीका है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तरीका है खत्म करने का, आप बता सकते हो अपने विचार को। आपके अंदर विचार आया कि जो चंद्रमा है ये लगता है चंद्रमा रुक गया है, आप बता सकते हो। समझ में आया दोस्त? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा विचार दो जिससे समाज के लोगों का सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक उन्नति हो, तो ऐसी विचार आपका नहीं माना जाएगा, ध्यान रहे। उसके अलावा अभिव्यक्ति, आपके अंदर विचार आया, उसे बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी, हाव भाव देने की आज़ादी है भाई साहब, उसकी भी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्त कर सकते हो कि नहीं आया मेरे अंदर ये मन में विचार आया, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आपके अंदर विचार आता है उसे अभिव्यक्त करो, चाहे लिख कर अभिव्यक्त करो, चाहे हाव भाव से, संकेत से अभिव्यक्त करो, चाहे बोल के अभिव्यक्त करो, चिल्ला के अभिव्यक्त करो, किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हो, बस दूसरे को उससे परेशानी नहीं होना चाहिए। यह अभिव्यक्त की आज़ादी। विश्वास करने की आज़ादी, किसी भी
विचारधारा में किसी भी चीज़ों को आप विश्वास कर सकते हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी विचार हो, आप उसमें अपना विश्वास व्यक्त कर सकते हो कि मैं इस धर्म का मानने वाला हूँ, विश्वास कर सकते हो। धर्म कोई भी धर्म अपना सकते हो। हमारे देश में तो धर्मों का तो संगम है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, तमाम धर्म हैं। उन धर्मों में से किसी भी धर्म को अबाध रूप से आपकी स्वतंत्रता है, किसी को भी मान सकते हो, अपना सकते हो, कोई भी धर्म में स्वीकार कर सकते हो। हिंदू हो मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम हो हिंदू बन जाओ, जैन हो बौद्ध बन जाओ, बौद्ध हो ईसाई बन जाओ, कुछ भी अपना सकते हो भाई। आपको आज़ादी है किसी भी धर्म को अपनाने का, उसे मानने का, अभिव्यक्त करने का, सारी आज़ादियाँ हैं। उपासना, जिस धर्म को मानते हो, जिस भी चीज़ को मानते हो, उसको किसी भी रूप में अपना सकते हो, उसे उपासना, पूजा अर्चना, पाठ कर सकते हो। हनुमान चालीसा सुना सकते हो सुबह 4 बजे ही भाई साहब, अगरबत्ती जला सकते हो भाई साहब, कपूर जला सकते हो भाई साहब, चादर चढ़ा सकते हो भाई साहब। जो भी आपकी इच्छा है, जिस रूप में आप भगवान को मानना चाहते हो, उस रूप में आप मान सकते हो। यह है उपासना। हम व्रत रहते हैं दिन भर बिना खाए, हाँ वो अलग बात है कि भाई साहब सेव आ गया घर में, केला आ गया घर में, मूंगफली है, आलू कतरिया के बना दिए ससुरा, घी डाल के बना रहे हैं, तो जो पहले से खाते थे उससे ज़्यादा ही खा लिए भाई साहब, वो अलग बात है। लेकिन भाई साहब जिस रूप में आप मनाना चाहते हो उस रूप में आप मान सकते हो, उपासना कर सकते हो। हम भाई साहब पूजा करेंगे, भगवान की अर्चना करेंगे, अपने घर से ही लेटते हुए जाएंगे, पैरों पे खड़ा नहीं होंगे भाई साहब, नाक से रगड़ते हुए वहाँ तक जाएंगे, जा सकते हो। ये आपकी उपासना की तरीका हो सकता है। बस आपकी उपासना किसी के लिए नकारात्मक सेंस में नहीं होना चाहिए। ये है स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे पास। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भाई साहब भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई साहब की नौकरी है तो उसमें नौकरी में केवल एक जाति को बुला लो, किसी एक धर्म के लोग को बुला लो, केवल नेताजी के आदमी को बुला लो, ऐसा नहीं है। भारत की अगर कोई नौकरी है तो उस नौकरी के लिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा होता है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं और जिसमें जितना काबिलियत होता है वह उसे ले लेता है। तो ये है भाई साहब प्रतिष्ठा। ऐसा नहीं है भाई साहब किसी के साथ बदसलूकी करोगे, उसके जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव करोगे, नहीं भाई साहब। प्रतिष्ठा सबको समान। ऐसा नहीं है नेताजी आएंगे तो उनके लिए इज्जत, तो कोई गरीब आए तो उनके लिए बेइज्जती, ऐसा नहीं है। आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना है, ये चीज़ है। उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, मतलब यही चीज़ कि हमारे देश के नागरिकों में उनके अंदर गरिमा का भाव भरना है, उनके अंदर ऐसी बंधुता बढ़ाना है कि हम सब मिल के एक साथ रहें, तो राष्ट्र की एकता, और ताकि मिलजुल कर भाईचारे से रहेंगे तो हमारा देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। मतलब 2 खंडों में कभी नहीं टूटेगा, बल्कि एक खंड बन के हम सब रह पाएंगे। तो वही है अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब भाईचारा को बढ़ाना है। दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा 8 तारीख अर्थात 26 नवंबर 1949 को क्या बता रहा है कि प्रस्तावना को हमने क्या किया बाबू, संविधान सभा हमें क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है। हमारे संविधान को स्वीकार करने का डेट बताया जा रहा है कि हम अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार करते हैं। भाई साहब संविधान को अंगीकृत मतलब बाबू अपने अंदर समाहित करते हैं, मतलब उसे स्वीकार करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, कि हम अपने संविधान को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अधिनियमित मतलब उसका लीगल राइट कर रहे हैं। जो चीज़ें अभी लिखा हुआ नहीं था उसको लिख करके लोगों के लिए लीगल बनाया जा रहा है कि भाई साहब आज से पहले आपने अगर जो काम किया है उस पर कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद अगर इस पर कोई भी कार्य करते हो और गलत पाए जाते हो तो इस संविधान के आधार पर तुमको दंडित किया जा सकता है। मान लो उसके पहले नियम कानून नहीं था, अंग्रेजों का नियम कानून था, लेकिन इस कानून के बनने, इस संविधान के बनने के बाद अगर आप कुछ ऐसा करते हो और वह संविधान के विरुद्ध है तो आपको दंड दिया जाएगा। इसलिए उसे अधिनियमित किया गया, उसका लीगल राइट बनाया गया। दूसरा आत्मार्पित, हम उसे अपने आत्मा से स्वीकार करते हैं, हम उसे आत्मा के द्वारा समर्पित करते हैं, हम अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। यह है आत्मार्पित का मतलब। इस प्रकार हमारा प्रस्तावना हुआ बाबू खत्म। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रस्तावना समझ में आया होगा, और आज के लिए बस इतना रखते हैं। नहीं, इसमें से थोड़ा और है, आप लोग क्या करिए लिख लीजिए, बाद में क्या अभी लिख लो, लिखो। प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं बाबू, उनको लिख लो। प्रस्तावना संविधान की, लिखो पहला पॉइंट लिखो बाबू, पहला पॉइंट लिखो। प्रस्तावना के लिखो, हेडिंग डालो, प्रस्तावना के संदर्भ में कही गई बातें लिखो। प्रस्तावना के संदर्भ में कही गई बातें लिखो। पहला
प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये कौन कहा था बाबू? लिखो, ठाकुर दास भार्गव। कौन कहा था ये बात? ठाकुर दास भार्गव। क्या नाम था उनका बाबू? ठाकुर दास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये बात कौन कहा था बाबू? ठाकुर दास भार्गव। अगला लिख लो बाबू, प्रस्तावना परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र है। कौन कहा था बाबू? लिखो, पालकीवाला। पालकीवाला। ये बात कौन कहा था बाबू? पालकीवाला। कौन कहे थे? पालकीवाला। प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली है। कुंडली है। ये कौन कहा था? के एम मुंशी कहे थे। कौन कहे थे बाबू? के एम मुंशी कहे थे। कौन कहे थे? के एम मुंशी कहे थे। कौन कहे थे? के एम मुंशी कहे। पवित्र दस्तावेज है। प्रस्तावना, लिखो, प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है। प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। संविधान का पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज है। कौन कहा था? बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब कहे थे। कौन कहा था बाबू? अम्बेडकर साहब कहते। प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, परिचय पत्र है, पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है बाबू, के एम मुंशी कहते। प्रस्तावना संविधान की पवित्र दस्तावेज है, ये शब्द कौन कहा था? अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो ये सब हमारे 4 पॉइंट है, 4 वक्तव्य है। किसके बारे में बाबू? कि प्रस्तावना को कौन क्या कहा था। प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण था कि ये शब्द उनको कहना पड़ा कि बात सोचो, प्रस्तावना के संदर्भ में ये सारी बातें कही गई हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। और प्रस्तावना हो गया खत्म। आगे से हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, उसके बाद डीपीएसपी, और इस प्रकार हम लोग अपना एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ठाकुरदास भार्गव को याद करना है, बी आर अम्बेडकर को याद करना, के एम मुंशी को याद करना, पालकीवाला। 4 ही नाम है, 4 नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना? के एम मुंशी, पालकीवाला, ठाकुरदास भार्गव, बी आर अम्बेडकर। तो 4 ही नाम है, आपको ध्यान से याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, बस आगे मिलते हैं दोस्तों।